So another welcome all of you in our YouTube nursing channel, that is the Learn Next Nursing. ओके, सो आज हम करेंगे फिर से RRB की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की उसको कंटिन्यूशन करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे आज क्या क्वेश्चन हम लेकर के आए. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज़ ए क्लाइंट रिसीव्ड एट्रोपिन सल्फेट प्री ऑपरेटिवली, है ना. क्लाइंट को क्या दिया हमने, एट्रोपिन सल्फेट दिया है ऑपरेशन से जस्ट पहले प्री ऑपरेटिवली. तो फिर नर्सिंग ऑफिसर नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट फॉर विच इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट का क्या पूछा गया है, इफेक्ट पूछा गया है. और कब पूछा गया है, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में. तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इमीडिएट क्या इफेक्ट आएगा एट्रोपिन सल्फेट का, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस में बोला गया है क्या डायरिया होगा इफेक्ट, या ब्रैडिकार्डिया होगा इफेक्ट, या यूरिनरी रिटेंशन होगा, या होगा एक्सेसिव सलाइवेशन, है ना. अगर हम बात करेंगे एट्रोपिन सल्फेट की, है ना, किसकी, एट्रोपिन सल्फेट. सो एट्रोपिन सल्फेट कौन से ग्रुप में आता है, इट इज़ कम्स अंडर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. ओके, ये किस में आता है, आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आएगा. सो लेट्स सी कि ये किस में आता है, आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में. इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन. इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन. ओके, वो ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. ओके, तो अभी क्या करेगा, एट्रोपिन सल्फेट हमने पेशेंट को दिया तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट होगा. तो क्या कराएगा, डायरिया कराता है क्या, नहीं, डायरिया नहीं कराएगा. ब्रैडिकार्डिया करवाएगा क्या, नहीं, ब्रैडिकार्डिया नहीं करवाएगा. ब्रैडिकार्डिया का क्या है, ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं कि एट्रोपिन सल्फेट है ना. तो इट इज़ एन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. कौन, एट्रोपिन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसका, ब्रैडिकार्डिया का. डायरिया की जगह क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन करवाएगा. ओके, कॉन्स्टिपेशन करवाएगा, देन यूरिनरी रिटेंशन कराएगा, या फिर एक्सेसिव सलाइवेशन. सो एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं कराता है, क्या करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ करता है ना, ड्राइनेस ऑफ माउथ करता है कौन, एट्रोपिन सल्फेट, रादर देन द एक्सेसिव सलाइवेशन. तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा आपका, सी, दैट इज़ द यूरिनरी रिटेंशन. सो ये क्या कॉज करता है, आपका यूरिनरी रिटेंशन कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, और क्या करेगा, ब्रैडिकार्डिया की जगह पे क्या कॉज करता है, टेकीकार्डिया. क्या करता है, टेकीकार्डिया कराएगा, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं. और ना ही एक्सेसिव सलाइवेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ कॉज करता है ना. एक्सेसिव सलाइवेशन करेगा तो पेशेंट को सर्जरी के दौरान क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है. इसलिए हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं माउथ को ड्राई करने के लिए, है ना. इसलिए हम क्या देंगे, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं प्री ऑपरेटिवली, है ना. अगर एक्सेसिव सलाइवेशन करवाएगा तो हम प्री ऑपरेटिवली नहीं देंगे. ओके, सो एक्सेसिव सलाइवेशन नहीं कराता है, ये क्या करता है, माउथ को ड्राई रखता है ना, कौन, आपका एट्रोपिन सल्फेट. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, सी, दैट इज़ द यूरिनरी रिटेंशन. ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका यूरिनरी रिटेंशन. ओके, देन हम देखेंगे और क्या ये इसके इफेक्ट्स है एट्रोपिन सल्फेट के, और क्या इफेक्ट्स ये शो करता है ना. सो इट कैन आल्सो कॉजेस, एट्रोपिन सल्फेट कैन कॉज, सो एट्रोपिन सल्फेट कैन कॉज, क्या क्या कराएगा ये, हम देखेंगे टेकीकार्डिया कराता है, टेकीकार्डिया ड्राउजीनेस कॉज करेगा. और क्या कॉज कर सकता है, ब्लड विजन होगा, ब्लरी विजन. ओके, देन और ड्राई माउथ, जैसे लास्ट ऑप्शन में एक्सेसिव सलाइवेशन था तो उसका अपोजिट, दैट इज़ द ड्राई माउथ. कॉन्स्टिपेशन कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराएगा, और यूरिनरी रिटेंशन करेगा. ओके, यानी कि जितने भी बॉडी के जो सिक्रीशंस है उसको क्या करेगा, ये कम करता है आपका एट्रोपिन सल्फेट. सो और एक आपको चीज़ याद रखनी है कि ये किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ना. अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा, एट्रोपिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा,
ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा है ना। कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है? ग्लूकोमा में। अब ग्लूकोमा में क्या होता है? इंक्रीज होता है आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर, है ना। इंक्रीज होता है आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंक्रीज होता है ग्लूकोमा में। और अगर एट्रोपिन सल्फेट देंगे हम तो और प्रेशर क्या हो जाएगा आपके आई का? इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल कितना रहता है? 10 to 21 mFG नॉर्मल IOP रहता है ना। आपका जो इंक्रीज होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ऑक्यूलर प्रेशर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो आपका IOP कितना रहता है नॉर्मली? 10 to 21 mFG रहता है ना। नॉर्मल IOP की अगर बात की जाए, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है आपका? 10 to 21 mFG। इट इज़ एन नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ओके। और इसको बेस्ट मॉनिटरिंग कब हम कर सकते हैं? मॉर्निंग में, है ना। एंड अर्ली मॉर्निंग हम इसको बेस्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किसको? दैट इज़ द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ओके। सो नॉर्मली 10 to 21 mFG हो जाता है। जब ये 21 mFG से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। और कौन से कंडीशन में होता है? दैट इज़ द ग्लूकोमा। ये सीवियर कंडीशन होती है आई की, और इसी कंडीशन में हम एट्रोपिन सल्फेट नहीं देते हैं, ओके। सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एट्रोपिन, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ ए क्लाइंट अंडरगोज ए थायरॉइडेक्टोमी एंड द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट फॉर साइंस ऑफ डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिव। यहाँ तक कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि क्लाइंट को कि कौन सी सर्जरी होनी है? दैट इज़ द थायरॉइडेक्टोमी। यानी कि थायरॉइडेक्टोमी मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, ओके। थायरॉइड ग्लैंड क्या हो रही है आपकी? पेशेंट की रिमूव कर रहे हैं हम, है ना। कौन से कंडीशन में कर सकते हैं? हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट्स में हम थायरॉइड ग्लैंड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं ना, क्योंकि उसमें एक्सेसिव सिक्रेशंस हो जाते हैं थायरॉइड हार्मोन्स के, जिसकी वजह से हमको ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है, ओके। सो थायरॉइडेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड के साथ साथ क्या हो रहा है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड भी क्या होती है? डैमेज होती है ना। अब स्ट्रक्चर देखा जाए थायरॉइड ग्लैंड का तो ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है थायरॉइड ग्लैंड का, बटरफ्लाई शेप। और थायरॉइड ग्लैंड के अंदर में क्या रहती है? 4 पेयर रहती है, 4 टोटल रहती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये आपकी होगी थायरॉइड ग्लैंड, ओके। और जो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर है क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके। ये आपकी 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो जब हम थायरॉइडेक्टोमी में इस थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो डैमेज हो सकते हैं आपके पैराथायरॉइड टिश्यूज़ भी क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया कि साइंस क्या रहेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के डैमेज के, ओके। सो विच फाइंडिंग इंडिकेट्स डैमेज टू पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका फाइंडिंग है, कौन से सिम्टम्स है जो कि इंडिकेट करता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है, ओके। सो कौन सा इसमें इंडिकेशन रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्या? फीवर इंडिकेट करेगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है। नेक पेन इंडिकेट करेगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है। क्या हॉर्सनेस इंडिकेट करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है। या फिर टिंगलिंग अराउंड द माउथ इंडिकेट करता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है, ओके। सो फीवर की अगर बात की जाए तो फीवर किस में देखने मिलता है हमको? इन्फेक्शन में, ओके। सो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है फीवर। नेक पेन, सो फीवर नहीं रहेगा आंसर। सो नेक पेन की कई रीजन्स हो सकते हैं, सिर्फ पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज होना ये नहीं हो सकता है, ओके। देन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट डैमेज टू लैरिंजियल नर्व, ओके। जब हम थायरॉइडेक्टोमी करते हैं तो लैरिंजियल नर्व डैमेज होने की भी चांसेस बढ़ते हैं, है ना। और वो कैसे हम पता लगाएंगे कि आपकी लैरिंजियल नर्व डैमेज है? पेशेंट में हॉर्सनेस वॉइस आएगा, है ना। तो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या हुआ है? लैरिंजियल नर्व डैमेज हुई है। कौन? दैट इज़ द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ओके। सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका टिंगलिंग अराउंड द माउथ। और टिंगलिंग क्यों होगा? क्योंकि कैल्शियम की लेवल कम होने की वजह से क्या होगा? टिंगलिंग अराउंड माउथ होगा, है ना, ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल, है ना। अब पैराथायरॉइड टिश्यूज़ को अगर कुछ डैमेज हुआ तो क्या करेगा? कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा। और कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा तो पेशेंट को टिंगलिंग होगा अराउंड द माउथ, जिसको हम चोवेस्टिक साइंस भी बोल सकते हैं, है ना। और इसमें हमको हाइपोकैल्सीमिया के साइंस भी दिखाई देंगे, जैसे कि
पॉजिटिव चोविस्टिक साइंस और ट्रोसियस साइंस, है ना। ये लेट साइंस है हाइपोकैल्सीमिया के, जो कि हमको दिखाई देंगे, है ना। तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल होने की वजह से टिंगलिंग होगा अराउंड द माउथ, है ना। ये हमको सिम्टम्स नज़र आएंगे जब पेशेंट की पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होगी, डैमेज होगी। और कब? जब थायरोइडेक्टोमी करेंगे हम पेशेंट में, तब। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? टिंगलिंग अराउंड द माउथ। ओके, अब क्यों ये करेगा टिंगलिंग अराउंड द माउथ? अगर आपको पता होगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रेट करती है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट्स, ये सिक्रेट करती है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, पैराथायरॉइड हार्मोन ये सिक्रेट करती है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? इस पैराथायरॉइड हार्मोन का फंक्शन क्या रहेगा? ये क्या रहता है? इसका मेजर फंक्शन है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ओके, इट कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ओके, ये यानी कि ये क्या करता है? कंट्रोल करेगा कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म का, है ना। एक कंट्रोल करता है। इसलिए जब पैराथायरॉइड टिश्यूज़ को डैमेज होगा तो क्या दिखाई देगा? कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगी और उसकी वजह से पेशेंट को क्या दिखाई देगा? टिंगलिंग अराउंड द माउथ पेशेंट में दिखाई देगा, है ना। और वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट में क्या हुआ है? आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड को डैमेज हुआ है। ओके, इतना आपने याद रखना है। ओके, और उसके साथ साथ और क्या देखने के लिए मिल सकता है? आपको देखने मिल सकता है आपकी मस्कुलर ट्विचिंग। ओके, मस्कुलर ट्विचिंग देखने मिल सकती है आपको। सो और क्या दिखाई दे सकता है हमको? मसल ट्विचिंग भी आपको नज़र आएगा, है ना। मस्कुलर ट्विचिंग आपको दिखाई देगा, है ना, हाइपोकैल्सीमिया में। और लेट साइंस अगर पूछे जाए हाइपोकैल्सीमिया के, सो कौन से रहेंगे? लेट साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया कौन से रहेंगे? दो आपको याद रखना, पॉजिटिव चोविस्टिक्स और पॉजिटिव चोविस्टिक साइन, और एक रहेगा पॉजिटिव ट्रोसियस साइंस, ओके। ये रहेंगे दो लेट साइंस किसके? हाइपोकैल्सीमिया के, है ना। कैल्शियम लेवल ड्रॉप होगा, उससे आपको ये दो साइंस नज़र आएंगे ना। और थायरोइडेक्टोमी के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं? ये भी आप याद रखिए। आफ्टर थायरोइडेक्टोमी पोजीशन जो है, आफ्टर थायरोइडेक्टोमी पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट को? पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? दैट इज़ द सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और ड्यूरिंग कब देंगे? और ड्यूरिंग थायरोइडेक्टोमी की अगर बात की जाए, ड्यूरिंग थायरोइडेक्टोमी तब कौन सी पोजीशन देते हैं हम? रोज पोजीशन। ओके, रोज पोजीशन यानी कि अंडर द नेक, और जो स्कैपुला है नेक के अंडर में हम क्या रखते हैं? पिलो पुट करेंगे, उसको हम रोज पोजीशन कहते हैं, है ना। और पिलो क्यों रखेंगे हम? ताकि आपका नेक जो है हाइपर एक्सटेंड हो। ओके, इसलिए हम उस नेक के अंदर में पिलो रखेंगे, जिसको हम रोज पोजीशन बोलते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी के वक्त देते हैं, ड्यूरिंग थायरोइडेक्टोमी के वक्त हम रोज पोजीशन देंगे। और थायरोइडेक्टोमी के बाद दैट इज़ द सेमी फॉलर पोजीशन वी आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स वी सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन एडमिशन असेसमेंट फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद अ डायग्नोसिस ऑफ रेनॉल्ड्स डिसीज। पेशेंट को कौन सा डायग्नोसिस है? रेनॉल्ड डिसीज़ हुआ है पेशेंट को। डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का? रेनॉल्ड्स डिसीज़। ओके, एक क्या है? एक आर्टेरियल डिसऑर्डर, है ना। रेनॉल्ड डिसीज़ की अगर बात की जाए तो इट इज़ एन आर्टेरियल डिसऑर्डर। ओके, ये आर्टरी का डिसऑर्डर है, इट इज़ एन आर्टेरियल डिसऑर्डर, है ना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसका डिसऑर्डर है? आर्टरीज का डिसऑर्डर, है ना। यानी कि आर्टरीज में क्या होता है? इसका वेसोस्पाज्म होगा आर्टरीज में। ओके, स्पेशली लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ के आर्टरीज में क्या होता है? इसमें वेसोस्पाज्म होता है, उसको हम रेनॉल्ड्स डिसीज़ बोलते हैं। ओके, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में आगे? द नर्स असेस फॉर द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद रेनॉल्ड डिसीज़ बाय परफॉर्मिंग विच एक्शंस। तो हमको क्या बताना है? सिम्टम्स बताना है जो कि रेनॉल्ड डिसीज़ में आते हैं ना। यानी कि सीधा बोल सकते हैं हम डायरेक्टली कि सिम्टम्स क्या है? पेशेंट को रेनॉल्ड डिसीज़ है तो उनमें क्या सिम्टम्स हमको नज़र आएंगे, हमको सिर्फ सिम्टम्स देखना है। ओके,
सबसे पहले अगर बात की जाए रेनॉल्ड्स डिसीज़ की, तो रेनॉल्ड्स डिसीज़ क्या आपका वेसोस्पाज्म है, आर्टेरियल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर वेसोस्पाज्म ऑफ आर्टेरियोल्स एंड आर्टरीज ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ओके। यानी कि अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, वेसोस्पाज्म होगा, यानी वेसोस्पाज्म होगा, आर्टरीज क्या होंगी आपकी, स्पाज्म होगी, है ना। ये वेन का डिसऑर्डर नहीं है, आर्टरीज का डिसऑर्डर है ना, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, ओके। देन ये क्या होता है, एक क्लोज होती है आपकी स्मॉल आर्टरीज डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसकी वजह और किसकी वजह से हो सकता है, किसी भी कोल्ड की वजह से हो सकता है, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो सकता है ना। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है आपका कोल्ड के साथ, वाइब्रेशन के साथ, ओके, तो ये कंडीशन हो सकती है ना, दैट इज़ द रेनॉल्ड्स डिसीज़। तो इसमें हमको बताना है कि सिम्टम्स क्या आएंगे। चेकिंग फॉर रैश ऑन द डिजिट्स यानी कि फिंगर्स में हम रैश देखेंगे, ओके, ये रहेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन में बोला गया ऑब्जर्विंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ नेल्स एंड नेल बड्स, तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है नेल्स और नेल बड्स के साथ, तो सॉफ्टनिंग ए बी इनकरेक्ट है। देन पाल्पिटिंग फॉर ए रैपिड और इरेगुलर पेरिफेरल पल्स, पाल्पिटिंग करके पता चलेगा कि रैपिड आएगी और इरेगुलर पल्स आएगी, उससे हमको पता चलेगा कि रेनॉल्ड्स डिसीज़ है नहीं, ओके। पाल्पिटिंग फॉर डिमिनिश और अब्सेंट पेरिफेरल पल्स, ओके। डी ऑप्शन में क्या बोला गया, हम पाल्पेट करेंगे तो हमको क्या डिमिनिश्ड या फिर अब्सेंट देखने मिलेगी, कौन सी, पेरिफेरल पल्स, और ये डिसऑर्डर किसका है, पेरिफेरीज का ही है, ओके, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा डी, ए बी क्या रहेगा, इनकरेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर दैट इज़ द डी, पाल्पेटिंग फॉर डिमिनिश और अब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस। इसमें कैसे हमको देखने मिलेंगी, जब हम पल्स लेंगे पेशेंट का, ओके, तब कैसे रहेगी, डिमिनिश देखने मिलेगी या फिर अब्सेंट देखने मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, इंटरप्ट होगा, और किसकी वजह से, वेसोस्पाज्म की वजह से, है ना। ब्लड फ्लो आएगा और जाएगा, किसकी वजह से, वेसोस्पाज्म की वजह से। इसलिए हमको पेरिफेरल पल्स कैसे देखने मिलेगी, डिमिनिश, एक तो कम देखने मिलेगी या फिर अब्सेंट देखने मिलेगी, है ना। और डिस्टल एरिया में देखने मिलेगी, जहाँ पे रेनॉल्ड्स डिसीज़ है उसके डिस्टल एरिया में आपको नज़र आएंगे चेंजेस, ओके। देन और सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, डी, दैट इज़ द पाल्पेटिंग फॉर डिमिनिश और अब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस, ओके। देन और स्किन चेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें, ओके। पाल्पिटिंग, डिमिनिश और अब्सेंट पेरिफेरल पल्स होता है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ सर्कुलेशन। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ सर्कुलेशन, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ओके, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, है ना। ब्लड सर्कुलेशन के इंटरप्ट होने की वजह से आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे, ओके। देन और क्या दिखाई देंगे हमको, स्किन चेंजेस इसमें क्या नज़र आ सकते हैं ना, स्किन चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। स्किन चेंजेस की अगर बात की जाए तो क्या क्या देखने मिलेगा, हेयर लॉस भी आपको देखने मिलता है, हेयर लॉस देखने मिल सकता है आपको। देन थिन हो जाएगी आपकी स्किन, टाइटनिंग ऑफ स्किन, थिनिंग और टाइटनिंग ऑफ स्किन, ओके, से आपको देखने मिलेगी रेनॉल्ड्स डिसीज़ में, ओके। देन अगर बात की जाए रेनॉल्ड्स डिसीज़ वाले पेशेंट में, तो क्लाइंट को टीच करना है रेनॉल्ड्स डिसीज़ के, अवॉइड करना है स्मोकिंग, वियर वार्म क्लॉथ्स, ओके, अवॉइड करना है स्मोकिंग को, अवॉइड करना है, वार्म क्लॉथ्स को वियर करना है, क्योंकि कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। तो टीचिंग में क्या करेंगे हम, टीच द क्लाइंट, क्या क्या कर सकते हैं हम, क्लाइंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, अवॉइड करना है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्टेरियल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आर्टेरियल डिसऑर्डर, ओके। आर्टेरियल डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग, इसलिए हमको अवॉइड करना है। देन पेशेंट को बोलेंगे वियर वार्म क्लॉथ्स, देन क्या क्या पहनना है, सॉक्स एंड ग्लव्स इन कोल्ड वेदर, यानी कि ठंड में क्या करना है, वार्म कपड़े उनको वियर करना है, ओके। और अवॉइड करना है इंजुरीज टू फिंगर्स एंड हैंड, अवॉइड इंजुरीज टू फिंगर्स एंड हैंड्स, ओके।
क्योंकि अगर इंजरी हुई तो हील नहीं होगी जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रखा है, इम्पेयर्ड होगा, है ना, उस वजह से वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस जल्दी नहीं हो पाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या था हमारा, डी, दैट इज द डिमिनिश और अब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस, द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द रेनॉट डिसीज। ओके, देन वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, द नर्स टीचेज ए पोस्टमार्टम क्लाइंट अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ लोकिया, है ना, पोस्टमार्टम क्लाइंट है और लोकिया को हमको ऑब्जर्व करना है। ओके, द नर्स डिटरमाइंड्स द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग व्हेन द क्लाइंट सेज दैट ऑन द सेकंड डे ऑफ पोस्टमार्टम, कौन सा डे है, सेकंड डे पोस्टमार्टम का, द लोकिया शुड बी विच कलर, सो लोकिया कौन से कलर का होना चाहिए सेकंड डे ऑफ पोस्टमार्टम। ओके, सो लोकिया का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकिया। सो ए पोस्ट ऑपरेटिवली हम देखते हैं 3 टाइप्स का होता है, रूब्रा, सेरोसा और अल्बा, है ना, ये 3 टाइप्स का होता है आपका बेसिकली लोकिया। तो लोकिया का मतलब क्या होता है अगर बात की जाए लोकिया, सो लोकिया का मीनिंग क्या होता है, द यूट्रस राइट्स इटसेल्फ ऑफ द डेब्रिज दैट रिमेन्स आफ्टर द बर्थ, यानी कि जब यूट्रस बर्थ होने के बाद जब यूट्रस क्या करता है, शेड ऑफ होता है, नहीं, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, शेड ऑफ होती है। सो जो रिमेनिंग डेब्रिज जब पोस्ट ऑपरेटिवली निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं ना। यूट्रस से जो पोस्ट ऑपरेटिवली जो शेडिंग आउट होती है लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं ना। तो बेसिकली द यूट्रस, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो यूट्रस राइट्स इटसेल्फ, खुद से क्या हो रहा है, शेडिंग ऑफ होता है ना, इटसेल्फ ऑफ डेब्रिज और जो कि रिमेन होता है दैट रिमेन्स आफ्टर बर्थ। ओके, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द लोकिया, है ना, उसी को हम बोलते हैं लोकिया। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका लोकिया रूब्रा, सेकंड लोकिया सेरोसा और थर्ड होता है आपका लोकिया अल्बा। ओके, सो ये 3 टाइप्स होते हैं आपके लोकिया के, लोकिया रूब्रा, सेरोसा एंड अल्बा, जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली हमको देखने मिलता है। रूब्रा जो रहता है वो कौन से कलर का रहेगा आपका, रूब्रा की अगर बात की जाए तो कौन सा कलर का रहेगा, आर से याद रखना है, रेड इन कलर, है ना, रेड कलर का रहेगा आपका रूब्रा। देन सेरोसा जो है कौन से कलर का रहेगा आपका, पिंक कलर का रहेगा, पिंक डिस्चार्ज देखने मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कौन सा, सेरोसा। देन अल्बा की अगर बात की जाए तो अल्बा कौन से कलर का रहेगा आपका, वाइट कलर का रहेगा, वाइट कलर डिस्चार्ज अगर देखने मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे अल्बा। ओके, और इसके भी डेज रहते हैं कि कितने दिनों में अगर वो डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको हम रूब्रा बोलेंगे, सेरोसा बोलेंगे या फिर अल्बा कहेंगे। ओके, ये 14 डेज तक की आपका चलता है, दैट इज़ द लोकिया, हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड डे पोस्टमार्टम का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, है ना। अगर मैं आपको बताऊँ कि लोकिया रूब्रा जो है डिलीवरी से लेके 3 डेज तक के रहता है ना, लोकिया रूब्रा कब से रहता है, डिलीवरी टू 3 डेज। सो डिलीवरी से लेके 3 डेज तक के जो क्या होगी, शेडिंग ऑफ होगी यूट्रस की, तो हम उसको क्या कहेंगे, लोकिया रूब्रा कहेंगे। देन लोकिया सेरोसा की अगर बात की जाए तो लोकिया सेरोसा जो रहेगा आपका फ्रॉम डे 4 से लेके 10 डे तक रहेगा ना, डे 4 टू 10। ओके, 4th डे से लेके 10 डे तक के जो डिस्चार्ज रहेगा उसको हम बोलते हैं लोकिया सेरोसा। और 10th डे से 14 डेज तक के जो रहेगा, है ना, डे 10 to 14 में जो डिस्चार्ज दिखाई देगा हमको उसको हम बोलेंगे लोकिया अल्बा। ओके, सो ये क्या रहेगा, टाइम पीरियड है लोकिया रूब्रा का, सेरोसा और लोकिया अल्बा का। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड डे है ना, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड डे आपका पोस्टमार्टम का। तो लोकिया कौन से कलर का होना चाहिए नॉर्मली, तो मैंने आपको बोला लोकिया रूब्रा का कितने डेज का है, कितना टाइम पीरियड है, फ्रॉम डिलीवरी टू 3 डेज। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, दैट इज़ द रेड इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि सेकंड डे पोस्टमार्टम मदर है, सेकंड डे पोस्टमार्टम फीमेल है, तो उसमें जो लोकिया है वो कौन से कलर का होना चाहिए नॉर्मली, रेड कलर का। पिंक कलर में को क्या बोलेंगे हम, लोकिया क्या कहेंगे हम इसको, लोकिया सेरोसा। वाइट कलर को क्या बोलेंगे हम, लोकिया अल्बा। ओके, लोकिया अल्बा कहेंगे। और येलो क्या करता है, इंडिकेट करता है इन्फेक्शन।
अगर येलो कलर का आ रहा है, फॉल स्मेलिंग आपको दिखाई दे रही है, तो क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? दैट इज़ द रेड कलर, जो कि क्या होता है? नॉर्मल रहेगा 3 डेज तक के, ओके। क्योंकि इसमें क्या होती है? शेडिंग ऑफ हो रही है आपकी यूट्रस की लाइंस की, ओके। तो ये आपको याद रखना है। देन सो करेक्ट आंसर आपका जाएगा रेड कलर, ओके। सो अगर बात की जाए लोकिया रूब्रा में क्या कंटेंट रहता है, लोकिया सेरोसा का डे हमने देखा, अल्बा के डे देखे, है ना। तो लोकिया में बेसिकली क्या क्या कंटेंट्स देखने मिलते हैं? इपिथेलियल सेल्स देखने मिलते हैं, इसमें इरेथ्रोसाइट्स देखने मिलता है ना। आपको क्या क्या देखने मिलेगा? ल्यूकोसाइट्स देखने मिलता है, श्रेड्स ऑफ डेसिडुआ देखने मिलता है, डेसिडुआ यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो रहता है। ओकेजनली फिटल म्यूकोनियम भी रह सकता है, लेन्यूगो रह सकता है, वर्निक्स केसियोसा आपको देखने के लिए मिलेगा लोकिया में, ओके। सो लोकिया येलो कलर का नहीं होता है। सो द अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज में भी इंक्रीज विथ एम्बुलेशन। अगर पेशेंट, यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि लोकिया का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है एम्बुलेशन के साथ, यानी कि जब मदर एम्बुलेट होगी, है ना, वॉक करेगी या एम्बुलेट होगी अपने जगह से, तो क्या हो सकता है? डिस्चार्ज इंक्रीज हो सकता है ना। सो द अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज may increase with ambulation, ओके। सो ये भी एक फैक्टर क्या करता है? इंटरफियर करता है लोकिया के अमाउंट में, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सो करेक्ट आंसर क्या था हमारा? रेड, ओके। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग पल्मोनरी एडिमा एज एन एक्सक्रीवेशन ऑफ क्रोनिक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ओके। क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? पल्मोनरी एडिमा, ओके। और इसको क्या है? एज एक्सक्रीवेशन क्रोनिक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। पेशेंट को क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर व्हाट मैनिफेस्टेशन। अब इसमें भी हमको सिम्टम्स बताना। सो हमको इसमें सिम्टम्स बताना है पल्मोनरी एडिमा के, है ना। पेशेंट को क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। आपके 4 चैम्बर्स होते हैं बेसिकली, दैट इज़ द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पेशेंट को क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या है? हार्ट फेलियर है ना। पेशेंट को क्या है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ओके। लेफ्ट साइड का क्या है? हार्ट फेलियर है पेशेंट को, ओके। सो जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो हमने नॉर्मल हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, इन्फीरियर वेना के, सुपीरियर वेना के और इन्फीरियर वेना के, और ब्लड कहाँ से आता है? राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वजह से ब्लड आएगा। देन किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। राइट वेंट्रिकल से फिर क्या, किस में? ये क्या निकलती है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किधर जाएगा? आपके लंग्स में जाता है ना। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाता है। और लंग्स में क्या होता है? प्यूरीफाई होगा ब्लड। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन, है ना। ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा। देन प्यूरिफाइड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेंस के। पल्मोनरी वेंस के थ्रू क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम में आएगा आपका प्यूरिफिकेशन ब्लड। देन लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। ऐसा नॉर्मल फ्लो होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है फिर एओर्टा में। ये क्या है आपका? एओर्टा, ओके। एओर्टा में जाएगा और एओर्टा से पूरे बॉडी में सप्लाई होगा आपका ब्लड, है ना। ये नॉर्मल क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है आपका। अब जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है पेशेंट को, लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो फेल हुआ है पेशेंट का, ओके। लेफ्ट साइड का जो हार्ट है फेल हुआ है, तो जो ब्लड आ रहा है आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो होगा। यहाँ पर जो ब्लड है आपका, यहाँ पर जो ब्लड रहेगा ना, यहाँ पर जो ब्लड रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो ब्लड रहेगा वो क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो होगा, है ना। बैकवर्ड फ्लो होगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से भी कहाँ जाएगा? आपके पल्मोनरी वेंस में जाएगा ब्लड, और पल्मोनरी वेंस में जाकर के एक्यूमुलेट कहाँ होगा ब्लड? आपके लंग्स में। और पल्मोनरी इसमें क्या दिखाई देंगे? सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको, है ना। सो बैकवर्ड फ्लोइंग होगा किसका? बैकवर्ड फ्लोइंग होगा आपके, बैकवर्ड फ्लोइंग होगा किसका? आपके ब्लड का। बैकवर्ड फ्लोइंग होकर के किस में जाएगा? लंग्स में डिपॉजिट होगा, और ये क्या करेगा? शो करेगा पल्मोनरी सिम्टम्स, पल्मोनरी सिम्टम्स, ओके। सो हमेशा आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या शो करता है? पल्मोनरी सिम्टम्स शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बैकवर्ड फ्लो होगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वापस से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेंस में, और पल्मोनरी वेंस से जाएगा ब्लड आपके लंग्स में, जो कि एक्यूमुलेट होगा, और उसके द्वारा हमको पल्मोनरी सिम्टम्स नज़र आएंगे। अब चारों ऑप्शन में से हमको पल्मोनरी सिम्टम्स कौन सा है वो हमें देखना है ना। सो वेट लॉस है? नहीं।
बायलैटरल क्रैकल्स है, देखेंगे। डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, नो। पेरिफेरल पिटिंग इडिमा है, नो। सो करेक्ट आंसर आपका आता है बायलैटरल क्रैकल्स, है ना। बायलैटरल क्रैकल्स क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा। क्रैकलिंग साउंड किस में सुनाई देता है आपको? इडिमा में सुनाई देगा, पल्मोनरी इडिमा में आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगा ना। मेन सिग्निफिकेंस है आपके पल्मोनरी इडिमा का कि पल्मोनरी इडिमा में आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देते हैं ना। अगर सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? दैट इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्या शो करता है ना। हमेशा आपको याद रखना है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर जो है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर शोज पल्मोनरी सिम्टम्स, ओके। पल्मोनरी सिम्टम्स शो करेगा। और जैसे ऑप्शन में बोला गया है डिस्टेंडेड नेक वेन्स और पेरिफेरल पिटिंग इडिमा, एक किस में दिखाई देगा हमको? राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में। एक किसके सिम्टम्स है? राइट साइडेड हार्ट फेल्योर के, क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेल्योर जो है आपका, है ना, राइट साइडेड जो हार्ट फेल्योर है, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर शो करता है सिस्टमिक सिम्टम्स, ओके। सिस्टमिक सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में, ओके। क्यों देखने मिलेंगे? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 4 चैम्बर होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो जो ब्लड आएगा आपका, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड देखने मिलता है आपको, ओके। सो जो ब्लड आएगा इन्फीरियर वेना के वास्ते, ओके, यहाँ पे जो ब्लड रहेगा एक्यूमुलेट रहेगा, ओके। यहाँ पे राइट साइड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करता है। यहाँ पे जो ब्लड रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में क्या होगा आपका? ये जो ब्लड है ना, जो ब्लड हमको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लड है क्या होगा? इसका भी बैकवर्ड फ्लो होगा। बैकवर्ड फ्लो होकर के कहाँ जाएगा? इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा। ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और क्या शो करेगा? ये शो करेगा आपका, शो करेगा है सिस्टमिक सिम्टम्स, जैसे कि डिस्टेंडेड नेक होना, डिस्टेंडेड जिसमें कि क्या क्या आता है आपका? डिस्टेंडेड नेक वेन्स, सीवीपी इंक्रीज होना, इंक्रीज्ड सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड जुगुलर वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर और जुगुलर वेनस प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो हो रहा है आपका ब्लड का, राइट। सो ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। देन पेरिफेरल इडिमा भी देखने मिलेगा आपको, पेरिफेरल एडिमा। सो ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, जिसको किसमें? राइट साइडेड हार्ट फेलियर में। और कौन से सिम्टम्स रहेंगे? सिस्टमिक सिम्टम्स। और पल्मोनरी सिम्टम्स किस में नजर आएंगे आपको? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में, ओके। सो आपको याद रखना है, ओके। सो करेक्ट आंसर गया हमारा क्या? बायलैटरल क्रैकल्स, जो कि इंडिकेट करता है पल्मोनरी एडिमा को, ओके। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन लाइनर क्वेश्चन है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 1 to 2 मिनट्स होता है, 1 to 4 मिनट होता है, 1 to 3 मिनट होता है, 1 to 5 मिनट्स होता है। तो आपका जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर ब्लीडिंग टाइम की अगर बात की जाए तो ब्लीडिंग टाइम मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम की अगर बात की जाए तो ब्लीडिंग टाइम मतलब क्या होता है? जब आपको कुछ इंजरी होती है ना, द टाइम इंटरवल फ्रॉम ऊजिंग ऑफ ब्लड, है ना, यानी कि जब इंजरी है और ऊजिंग हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है आपका ब्लड, वहाँ से लेकर के आपका ब्लीडिंग अरेस्ट होने तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम, ओके। सो ब्लीडिंग टाइम बेसिकली क्या होता है? टाइम इंटरवल फ्रॉम oozing of blood after a cut or injury till arrest of bleeding, ओके। सो ब्लीडिंग अरेस्ट होते तक के समय को हम क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग टाइम कहते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। और ये नॉर्मली कितना होता है? 1 to 3 मिनट्स क्या होता है? नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम आपका देखने मिलता है ना। और नॉर्मल अगर देखा जाए नॉर्मल टाइम इसका, तो नॉर्मल कितना रहेगा? 1 to 3 मिनट्स आपको देखने मिलेगा, क्या? ब्लीडिंग टाइम, है ना। उसी के साथ साथ एक और टाइम होता है, तो करेक्ट आंसर इसका जाता है हमारा सी, दैट इज़ द 1 to 3 मिनट। एक और रहेगा, हम देखेंगे क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है आपका? क्लॉटिंग टाइम की अगर बात की जाए,
सो क्लॉटिंग टाइम भी देखेंगे हम कि क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। क्लॉटिंग टाइम की अगर बात की जाए तो क्लॉटिंग टाइम का मीनिंग क्या होता है, अब जो टाइम लेता है ब्लड क्लॉट होने के लिए, है ना, आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जैसे हमने सैंपल निकाला बॉडी से, तो उस ब्लड को क्लॉट होने का जो समय लगेगा, है ना, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। ओके, सो टाइम टेकन बाय, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट, यानी कि ब्लड समय ले रहा है क्लॉट होने के लिए, और कब से, आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी, आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम। और नॉर्मली कितना रहेगा ये क्लॉटिंग टाइम आपका, नॉर्मल जो रहेगा, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो रहेगा ये कितना रहेगा आपका 3 to 8 मिनट्स। ओके, 3 to 8 मिनट्स। और ये इंक्रीज होता है आपका क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज होगा, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन, है ना, और ये प्रोलॉन्ग्ड होगा, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इन कौन से कंडीशन में आपको ये प्रोलॉन्ग देखने मिलेगा, दैट इज़ द हीमोफीलिया, है ना। हीमोफीलिया बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर के डिफिशिएंसी से आपको देखने मिलता है, और क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी रहेगी तो आपका क्लॉटिंग टाइम क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, ब्लड आपका क्लॉट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको हीमोफीलिया वाली कंडीशन में देखने मिलता है इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम। ओके, इतना क्लियर है आपको। सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। हमने ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम देखा। ओके, देन व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर, है ना। बात कर रहे हैं हम टाइफॉइड की। सो टाइफॉइड फीवर के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा फर्स्ट वीक में। ओके, फर्स्ट वीक में कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा टाइफॉइड फीवर के लिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, टाइफॉइड फीवर। तो टाइफॉइड फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, टाइफॉइड फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका साल्मोनेला टाइफाई होता है ना, क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाई, है ना। इट इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। ओके, सो ब्लड कल्चर करेंगे, क्या ब्लड कल्चर करेंगे हम, बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो ब्लड कल्चर क्या करते हैं, टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को ही फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, ब्लड कल्चर करते हैं। विडाल टेस्ट करेंगे क्या, CSF एग्जामिनेशन किस में करते हैं हम, मेनिंजाइटिस में करेंगे, मेनिंजाइटिस में करते हैं। ओके, CSF एग्जामिनेशन। ओके, या ब्रेन इन्फेक्शन में करते हैं, मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया। ओके, उसमें हम करते हैं आपका CSF एग्जामिनेशन। यूरिन कल्चर किस में करेंगे, यूरिन कल्चर भी नहीं करते हम, क्योंकि टाइफॉइड फीवर की बात करें, CSF भी नहीं करेंगे। ब्लड कल्चर भी करते हैं हम, ब्लड कल्चर, बट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को फाइंड करने के लिए। ओके, बट इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोला गया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी आपकी, विडाल टेस्ट रहेगी। और विडाल टेस्ट क्या करता है आपका, एंटीजन जो है उसको, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है ना, उसको फाइंड आउट करता है, यानी कि ये मेज़र करता है एंटीबॉडीज़ लेवल की, एंटीबॉडीज़ जो लेवल रहेगा आपके ब्लड में, ओके, उसको मेज़र करता है आपका विडाल टेस्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। किसका, विडाल टेस्ट का किसका, आपके टाइफॉइड फीवर का बोल सकते हैं, और एंटेरिक फीवर का बोल सकते हैं ना। विडाल टेस्ट जो है, विडाल नाम जो है किससे पड़ा, साइंटिस्ट थे विडाल, 1896 में इन्होंने डेवलप किया विडाल टेस्ट। किस चीज़ के लिए, एंटेरिक फीवर और आपके टाइफॉइड फीवर के लिए। ओके, सो आपको याद रखना है विडाल टेस्ट मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर बात की जाए विडाल टेस्ट की, सो विडाल टेस्ट जो है आपका, विडाल टेस्ट क्या करता है, विडाल टेस्ट क्या करेगा आपका, इट इज़ ए सेरोलॉजिकल, प्रिजम्पटिव सेरोलॉजिकल टेस्ट है ना। ये क्या है, सेरोलॉजिकल टेस्ट है, सेरोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि ब्लड सेरम से हम फाइंड आउट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र एंटीबॉडीज लेवल इन एंटीबॉडी लेवल इन ब्लड, और किसके अगेंस्ट एंटीजन ओ। ओके, अगेंस्ट एंटीजन ओ के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडीज़ कितनी डेवलप हुई है उसको फाइंड करने के लिए विडाल टेस्ट
हम करते हैं ना। और विडाल टेस्ट का काम क्या है, एंटीबॉडीज़ के लेवल को बताना किसके अगेंस्ट, एंटीजन ओ के अगेंस्ट। ओके, और एक कब अपीयर होता है एंटीजन ओ के अगेंस्ट जो है वो कब अपीयर होगा, इसका अपीयरेंस डे जो है अपीयर कब होगा, अपीयर होता है आपका 6 to 8 डेज़ में। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है कब अपीयर होगी, 6 to 10 डेज़ में अपीयर होती है एंटीजन ओ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। और एंटीजन एच के अगेंस्ट कब डेवलप होगी, इसका समय जो है एंटीजन एच के अगेंस्ट डेवलप होती है, अपीयर होती है 10 to 12 डेज़ में ऑफ इन्फेक्शन। हाँ ओके, ऑफ इन्फेक्शन है कि 10 to 12 डेज़ आफ्टर इन्फेक्शन आपके एंटीजन एच के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी और एंटीजन ओ के अगेंस्ट 6 to 8 डेज़ के बाद क्या होगी, एंटीबॉडी डेवलप होगी, है ना। और कौन फाइंड आउट करेगा, विडाल टेस्ट, जो कि सेरोलॉजिकल टेस्ट है ना। और ये जो टेस्ट है किसने डेवलप की है, करेक्ट आंसर आपका बी है। और ये जो टेस्ट है इट इज़ डेवलप्ड बाय G.F. विडाल। ओके, G.F. विडाल ने डेवलप की इन 1896 में। ओके, 1896 में G.F. विडाल ने डेवलप किया। और किसके लिए, फॉर एंटरिक फीवर और टाइफॉइड फीवर। ओके, एंटरिक फीवर और टाइफॉइड फीवर में के लिए इसने क्या किया है, डेवलप किया है G.F. विडाल ने विडाल टेस्ट। ओके, इतना आपको याद रखना है। ओके, और नई वो आपकी टेस्ट निकल गई है, दैट इज़ द न्यूअर डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर बात की जाए तो कौन सी रहेगी, न्यूअर डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें कौन सी आएगी न्यूअर डायग्नोस्टिक टेस्ट में, हम देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम आइडियल ट्यूबेक्स है एक टेस्ट जो कि डिटेक्ट करती है एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, IgM09 एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करती है। IgM09 एंटीबॉडीज़। ओके, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट करेंगे। देन टाइफीडॉट है, टाइफीडॉट किसको डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करेगी ये IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है उनको डिटेक्ट करेगी। देन एक और है टाइफीडॉट एम जो है डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करेगी IgM के अगेंस्ट एंटीबॉडी। ओके, IgM एंटीबॉडीज़ को सिर्फ ये क्या करती है, डिटेक्ट करेगी, जो कि है टाइफीडॉट एम। सो ये न्यूअर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बट आपको याद रखना है विडाल टेस्ट जो है डिफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोल सकते हैं, टाइफॉइड फीवर का या फिर एंटरिक फीवर का। ओके, सो हमारा ये क्या है, हमारे MCQs है। हम डिटेल में जो है हम लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के थेरी क्लासेस में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल थेरी। ओके, दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू। और अब हम इस सेशन में देखेंगे कि कैसे हमको MCQ सॉल्व करना है, कैसे हमको MCQ रीड करना है, कैसे हमको ऑप्शंस में जाना है और कैसे हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में सीखेंगे। ओके, MCQ सेशन में। अगर आपको डिटेल थेरी क्लासेस चाहिए तो आप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का थेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इफ़ ए चाइल्ड डेवलप साइनोसिस अर्ली ड्यूरिंग ए टोनिक क्लोनिक सीजर। ओके, ये चाइल्ड को क्या हुआ है, डेवलप हुआ है साइनोसिस ड्यूरिंग ए टोनिक क्लोनिक सीजर, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको, ये चाइल्ड डेवलप से साइनोसिस, है ना, चाइल्ड को क्या हुआ है, साइनोसिस हुआ है ना, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ओके, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ O2 सप्लाई की वजह से, है ना। और किस में हो रहा है, अर्ली ड्यूरिंग टोनिक और क्लोनिक सीजर्स। ओके, और मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें हमको मोस्ट अप्रोप्रिएटली असेसमेंट करना पड़ेगा। टोनिक सीजर का मतलब होता है, टोनिक फेज़ में क्या होता है, टोनिक क्लोनिक सीजर्स की अगर बात की जाए तो टोनिक फेज़ में क्या होगा, पेशेंट की बॉडी जो है स्टिफ होगी, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी दिखाई देगी, स्टिफनिंग ऑफ बॉडी होगी यहाँ पर, है ना, पेशेंट के टोनिक फेज़ में। क्लोनिक फेज़ में क्या होगा, क्लोनिक फेज़ में क्या नज़र आएगा, क्लोनिक फेज़ में क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, जर्किंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ओके। यानी कि यहाँ पे बॉडी स्टिफ हो जाएगी पेशेंट की टोनिक फेज़ में। और क्लोनिक फेज़ में क्या हो सकता है, टंग बाइट वगैरह। एग्जांपल इसमें टंग बाइट आपको देखने मिल सकता है ना। टंग बाइट इसमें कौन से फेज़ में देखने मिलेगी आपको, क्लोनिक फेज़ में आपको टंग बाइट देखने मिलेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चाइल्ड को क्या आ रहे हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ रहे हैं ना, यानी कि स्टिफ हो रही है बॉडी और जर्की मूवमेंट हो रही है। तो इसमें अर्ली क्या असेसमेंट हम करेंगे ना, तो इंसर्ट करेंगे एयरवे, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन, पैडेड टंग ब्लेड यूज़ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बिना इंटरवेंशन के। सो डी इज़ द इनकरेक्ट, हमको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। और कभी भी माउथ में कुछ भी पुट नहीं करना है, डू नॉट पुट ऑन इन द माउथ एनीथिंग ड्यूरिंग द सीजर्स, ओके। डू नॉट पुट एनीथिंग इन माउथ ड्यूरिंग सीजर्स, ओके। सीजर्स के दौरान कुछ भी पुट नहीं करना है माउथ के अंदर, ओके। सो पैडेड ब्लेड लंग भी नहीं करेंगे। इंसर्ट करेंगे क्या, एयरवे को भी इंसर्ट नहीं करना है, ओके। एयरवे को भी इंसर्ट नहीं करना है, क्यों, अगर एयरवे को इंसर्ट करेंगे और स्पाजम हो गया तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आपको नज़र आ सकता है ना, इसलिए एयरवे को भी इंसर्ट नहीं करना है। बट हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है, साइनोसिस, ओके। कंडीशन में क्या दिया है आपके, साइनोसिस दिया हुआ है ना, स्पेसिफाई किया गया है कि पेशेंट को क्या है, साइनोसिस। तो साइनोसिस है पेशेंट को, तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी क्या जाएगी हमारी, दैट इज़ द एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ओके। एडमिनिस्टर करना पड़ेगा हमको ऑक्सीजन, O2 सप्लाई हमको पेशेंट को देना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, दैट इज़ द एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ओके। इट इज़ द प्रायोरिटी, है ना, ये क्या है, प्रायोरिटी रहेगी हमारी, है ना, ड्यू टू साइनोसिस। किसकी वजह से, ड्यू टू साइनोसिस की वजह से ये हम करेंगे, ओके। देन वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विथ पोटेशियम डिफिशिएंट, है ना। अब पेशेंट को क्या हुआ है, पोटेशियम डिफिशिएंट, यानी कि बोल सकते हैं हम हाइपोकैलेमिया, है ना, हाइपोकैलेमिया है, पोटेशियम डिफिशिएंट। और ईसीजी चेंजेस क्या दिखाई देंगे हमको, ईसीजी चेंजेस इसमें प्रोमिनेंट यू वेव आपको दिखाई देगी, यू वेव, ओके। प्रोमिनेंट यू वेव आपको दिखाई देगी किसमें, हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट्स में, ओके। सो नर्स रिव्यूज द क्लाइंट रिकॉर्ड द डिटरमाइंस द क्लाइंट इज रिस्क फॉर डेवलपिंग पोटेशियम डिफिशिएंट बिकॉज ऑफ विच सिचुएशन। अब बताना है हमको कि पोटेशियम डिफिशिएंट क्यों हो रहा है, किस रिस्क की वजह से पोटेशियम डिफिशिएंट हो रहा है पेशेंट को, है ना। ऑप्शन में दिया है टिश्यू डैमेज हो रहा है उस वजह से, है ना। टिश्यू डैमेज होंगे तो यहाँ पे हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया, क्योंकि सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, इंट्रासेलुलर अगर आयन देखा जाए तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है आपके सेल्स के अंदर। और पोटेशियम ब्रेकडाउन होगा तो क्या होंगे, पोटेशियम रिलीज होंगे आपके ब्लड में, और कंडीशन क्या कहेंगे हम, दैट इज़ द हाइपरकैलेमिया। सो टिश्यू डैमेज होने की वजह से हाइपरकैलेमिया होगा। क्वेश्चन में बोला गया है हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम डिफिशिएंट, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ओके। ऐसे हम एलिमिनेशन पैटर्न हम यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि टिश्यू डैमेज से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया नहीं बोला गया क्वेश्चन में, हाइपोकैलेमिया के बारे में पूछा गया, पोटेशियम डिफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। देन बी ऑप्शन बोल रहा है रिक्वायर्स नेसोगैस्ट्रिक सक्शन, या फिर जिस पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग रिक्वायर रहती है उसमें आपको देखने मिल सकता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एडिसन्स डिसीज़ में देखने मिल सकता है क्या। अब एडिसन्स डिसीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एडिसन्स डिसीज़ में क्या होता है, डिक्रीज़ होते हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं एडिसन्स डिसीज़ में, ओके। सो एडिसन्स डिसीज़ से भी रिलेटेड नहीं है आपका पोटेशियम डिफिशिएट, ओके, जिसमें कि मेनली आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड आएगा, ओके। और उसमें अल्डोस्टेरॉन देखने मिलेगा हमको, और अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो सोडियम को रिटेन करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करेगा, है ना। मैंने अभी जस्ट हमारे थ्योरी क्लासेस में एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, दैट इज़ द एडिसन्स डिसीज़ और कुशिंग सिंड्रोम, ओके। तो जो बच्चे लोग देख रहे हैं हमारे क्लासेस के, उनको अच्छे से पता होगा कि एडिसन्स डिसीज़ में
क्या कंडीशन होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलते हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है दैट इज़ द यूरिक एसिड लेवल 9.4 mg/dl, ए बी इंडिकेट नहीं करता है कि पोटेशियम डिफिशिएंट। सो बचा कौन सा हमारे पास, बी, दैट इज़ द रिक्वायर्स नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। अब नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कैसे कराएगा, जब नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग होता है या फिर वोमिटिंग होती है पेशेंट को, तो क्या होता है, क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो है इम्बैलेंसेस होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, लॉस होंगे, और उसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, पोटेशियम डिफिशिएंट। जैसे आप देखते हैं कंटिन्यूस नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग पर पेशेंट है तो उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट की, है ना, यानी कि पोटेशियम डिफिशिएंट हो सकता है, पेशेंट हाइपोकैलेमिया में जा सकता है। तो यहीं पर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि रिस्क पूछा गया, तो अमॉन्ग द 4 ऑप्शन रिस्क हमको बी ऑप्शन में ही दिखाई दी कि पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग है, नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं हम पेशेंट को, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकती है और पेशेंट की कंडीशन हाइपोकैलेमिया में जा सकती है। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपकी बी, दैट इज द नेसोगैस्ट्रिक सक्शन। ओके, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। सो द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन रिसीविंग इंट्रावेनसली डायरेटिक्स। ओके, डायरेटिक्स रिसीव कर रहा है पेशेंट, डायरेटिक्स क्या करता है, डायरोसिस करवाता है। डायरोसिस यानी कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करता है ना। डायरेटिक्स क्या करते हैं, डायरेटिक्स क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं। ओके, कौन, आपके डायरेटिक्स, राइट। तो आपको याद रखना है डायरेसिस चल रहा है पेशेंट को इंट्रावेनसली। सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट। ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट एक्सपीरियंसिंग करेंगे क्लाइंट, क्योंकि डायरेटिक्स चल रहा है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, है ना, तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, लॉस होगा। सो इसमें से कौन सा असेसमेंट है, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स नोट इन ए क्लाइंट विथ दिस कंडीशन। तो हमको यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट से रिलेटेड क्या बताना है, कंडीशन बताना है कि कौन सी कंडीशन है जो कि फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट इंडिकेट करता है ना। तो वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर इंडिकेट करेगा फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट, या लंग कंजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। लंग कंजेशन क्या करता है, इंडिकेट करता है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। एक इसमें आता है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में। ओके, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड में आता है लंग कंजेशन। देन डिक्रीज हिमेटोक्राइट और इंक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज हिमेटोक्राइट या इंक्रीज यूरिन आउटपुट रहेगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट को इंडिकेट करेगा। या फिर रहेगा आपका इंक्रीज रेस्पिरेशन और इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अनदर ये क्या करता है, इंडिकेट करेगा, इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। ओके, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को इंडिकेट करता है कौन सा, इंक्रीज रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो डिक्रीज हिमेटोक्राइट क्या इंडिकेट करेगा, आपका इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट को पेशेंट सफ़र कर रहा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के साथ। एनीमिया इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे एनीमिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो सी बी इनकरेक्ट है, डी बी इनकरेक्ट है और बी बी इनकरेक्ट है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट ठीक है, बट डिक्रीज हिमेटोक्राइट इंडिकेट करेगा एनीमिया को। सो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका डाटा वेट लॉस। वेट लॉस किससे पता करेंगे हम, इनटेक आउटपुट से। यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा तो पेशेंट का जो वेट लॉस होगा, और स्किन टर्गर कैसी रहेगी, फ्लूइड कम रहेगा तो पेशेंट की जो स्किन टर्गर है वो कैसी रहेगी, लॉस होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वेट लॉस एंड पुअर स्किन टर्गर। ओके, सो जब भी आपको फ्लूइड वॉल्यूम अगर चेक करना है पेशेंट का, है ना, तो बेस्ट इंडिकेटर रहेगा वेट, है ना। डेली वेट हम इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं डेली, चेक वेट डेली एट द सेम टाइम। ओके, चेक वेट डेली एट सेम टाइम पे हमको चेक करना है डेली वेट। ओके, और मॉनिटर करना है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहता है जब पेशेंट किसी भी डायरेटिक्स पर रहता है, जब डायरेटिक्स ले रहा है पेशेंट, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। उसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगा पाएंगे पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड है या फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंट है। ओके, सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द टुडेज सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग चैनल को, दैट इज़ द लेट्स लर्न नर्सिंग वन स्टेप अहेड। ओके, सो अगर आपको डिटेल थ्योरी लेक्चर पढ़ना है, डिटेल थ्योरी अगर आपको
देखना है डिटेल थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का थ्योरी कोर्स, जिसमें कि हम डिटेल पढ़ाया जाता है आपको, एक एक कंसेप्ट आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। ओके, अभी बैच रनिंग है हमारी आरआरबी की, आरआरबी की बैच अभी रनिंग है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आरआरबी की बैच अभी रनिंग है, बैच रनिंग है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है जो यूट्यूब पर मिल रहा है, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो आप लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों तक के शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।